भारत हॉस्पिटल का मकसद आपकी सेहत, मल्टी स्पेशलिटी और नर्सिंग होम 24 घंटे आपकी खिदमत में। कहां मिलेगा? भारत मेडिकल पर मिलेगा। भारत मेडिकल पर सब मिलता है। 300 रुपए की खरीदी पर कूपन भी दिया जा रहा है। क्योंकि याद रखो मेरे जलगांव के गय्यूर मुसलमानों, जो हम हालात से वक्फियत नहीं रखती, जो हम हालात से वाकिफ नहीं होती, और अगर हम ये समझ कर चले कि हुकूमत या फिर इख्तिदार में बैठने वाले अगर दिन ब दिन जुल्म की इंतहा को पहुंचकर कभी दलितों को, तो कभी क्रिश्चियन कम्युनिटी को, तो कभी मुसलमानों को अगर निशाना बनाते जाएंगे और हम खामोश तमाशाई बनकर इन तमाम चीजों को देखते रहेंगे, तो आने वाली नस्लें हम पर जरूर इस बात पर चिल्लाएगी, चीखेगी कि अगर काश इनके पास में जो कुव्वत थी, ताकत थी, सब कुछ इनके पास में था, लेकिन इसके बावजूद भी इन तमाम जालिमों को, हाथों को रोकने में नाकाम हुए, तो हम क्या कर सकते हैं। लेकिन आज मेरे भाई, आज महाराष्ट्र के मुसलमानों को, महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज को, अक़लियतों को, महाराष्ट्र के दलितों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। वो इस वजह से कि आज महाराष्ट्र की असेंबली में शहर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब पूरी कुव्वत और ताकत के साथ में जब बोलते हैं, तो ठाकरे हो के मोदी के चेले हो या फिरका परस्त शिव सैनिक हो, सबकी आवाज खामोश होती है। उसकी वजह यह है कि शेर महाराष्ट्र अबू आसिम आजमी साहब ने किसी सियासी घराने में अपनी पैदाइश नहीं की है, बल्कि आपकी तरह, हमारी तरह, जलगांव के आम मुसलमानों की तरह वो दुख को झेला है, तकलीफ को झेला है, और तमाम फसादात के बाद में जो 92 के फसादात में दादा के तहत जेल में डाला गया, उन फिरका परस्तों ने 1.5 बरस तक अबू आसिम आजमी साहब के साथ साथ में मुंबई के मुसलमानों पर जो जुल्म किया था, उन खरीद को देखकर, उनके आंसुओं को देखकर, उनके बिलबिलाहट को देखकर सियासी मैदान में आकर इन मुसलमानों की आवाज बनने का नाम अबू आसिम आजमी। मत डरो मुसलमानों, हमको जलगांव में या फिर बुल्ढाना के मुसलमानों को या के फिर मलकापुर के मुसलमानों को या दलितों को डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। अरे आज आपके शहर पड़ोस में बुल्ढाना में फसाद हुआ, 6 महीने साल भर पहले मलकापुर में फसाद हुआ, उसके बाद में नंदुरबार में चंद फिरका परस्तों ने एक बूढ़े बुजुर्ग को निशाना बनाया, जिंदा जलाया, तो कौन पहुंचा नंदुरबार को मेरे भाई? क्या कांग्रेस के लीडर पहुंचे? क्या राष्ट्रवादी के लीडर पहुंचे? क्या कोई मुसलमानों का हाय जो मुसलमानों के नाम से हामी भरकर वोटों को लेते हैं, तस्लीम करते हैं, कोई नहीं पहुंचा मेरे भाई। नंदुरबार के मुसलमानों ने आवाज दी तो दौड़ते हुए जाने वाले का नाम अबू आसिम आजमी है। मलकापुर में जब तक किसी पार्टी के कार्यकर्ता या लीडर नहीं थे, समाजवादी का कोई रुकने से वहां पे बल्दिया नहीं था, लेकिन 395, 307 के तहत उनको डाल दिया गया और एंटी नेशनल एक्ट में वहां के 4 बच्चों को पकड़ा गया। तो उस वक्त वहां पर मलकापुर में अगर कोई पहुंचता है तो अबू आसिम आजमी साहब पहुंचते। और इतना ही नहीं मेरे भाई, अभी कल ही का वाकया है कि आपके शहर औरंगाबाद में 150 किलोमीटर की मसाफत पर
ये शहर है, आपको मालूम होगा नेट तो बंद कर दिया गया है ताकि किसी को मालूम ना हो कि वहां पर शिव सैनिकों ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या पुलिस ने कितना जुल्म किया है। लेकिन कम से कम आपके रिश्तेदारों ने फोन किया होगा और बताया होगा कि शाहगंज में क्या हुआ, चंपा चौक में क्या हुआ, नवाबपुरे में क्या हुआ। अरे सब कुछ इतना खामोशी के साथ नहीं होता, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ में मुसलमानों के दुकानों को, मुसलमानों की जायदादों को वहां पर निशाना बनाते हुए फिरका परस्तों ने वहां पर जलाने का काम किया। शाहगंज में आम के व्यापारियों की पूरी दुकान और पूरा कारोबार तहस नहस कर दिया गया। हमारे बच्चों पर गोलियां चलाई गई तो लोग शहीद होते हैं और फिर मुसलमानों को पुलिस की जानिब से कहा जाता है कि जाओ तुम पाकिस्तान चले जाओ। इतना ही नहीं किया, बल्कि जो लोग इनोसेंट थे, अपने घरों को कारोबार कर वापस जा रहे थे, उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लॉकअप में डालने का काम किया। आपको पता है मेरे भाई, न कोई कांग्रेसी नहीं पहुंचा, न कोई राष्ट्रवादी का मुसलमान लीडर, कोई नहीं पहुंचा। लेकिन जैसे ही अबू आसिम आजमी साहब को सुबह 8:30 बजे इत्तला मिलती है कि औरंगाबाद के मुसलमानों की इज्जतों के साथ खेला जा रहा है, जानी माली नुकसान हो रहा है, उनकी जायदादों का नुकसान हो रहा है, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनकी आंखें तरस रही है कि शहर औरंगाबाद में हम पर इतना जुल्म हो रहा है, सितम हो रहा है कि काश के हमारे दरमियान में कोई मुसलमान लीडर आकर पहुंचे तो फौरी मुंबई से प्लेन लेकर औरंगाबाद को पहुंचकर बगैर खाए पिए पूरी 4 से 6 घंटे तक मुसलमानों के दरमियान में रहकर मुसलमानों के आंसू पोंछने वाले का नाम अबू आसिम आजमी। आप किसी को भी फोन लगाएंगे मेरे भाई, औरंगाबाद में पूछिए, जो लोग 2 घंटे 4 घंटे की बात करते थे कोई नहीं आया। वहां का अब्दुल सत्तार जो सिल्लोर का है वो भी नहीं पहुंचा। राष्ट्रवादी का, कांग्रेस का कोई सरखरीद गुलाम नहीं पहुंचा। और फिर जब आसिम भाई गए तो अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ सुनता तो शेर है, लेकिन मेरी आंखों ने देखा कि वहां पर डीजीपी को बुलाकर, सीपी को बुलाकर, मिनिस्टरों को बुलाकर आंख में आग डालकर कहा कि देखो ये गलत हो रहा है और अगर तुम एक्शन का रिएक्शन अगर देखना चाहते हो तो बतला करें। लेकिन आज मेरे भाई हमको समझना होगा अपना कौन है, पराया कौन। अरे वहां औरंगाबाद में शाहगंज के अंदर बीजेपी का लीडर आकर कुर्सी डालकर फसाद बर्पा करता है, वहां के अमन को खत्म करता है, वहां के शांति को खत्म करता है। लेकिन अक्सरियत जेलों में अगर देखोगे तो मुसलमान नौजवान बच्चों की है। जब हॉस्पिटल पे गए हैं तो अभी आसिम आजमी साहब ने देखा कि औरतें रो रही हैं, पकड़ पकड़ कर अपने बच्चों को बतला रही है कि देखिए आसिम भाई, मेरा बच्चा काम से घर वापस आ रहा था, लेकिन पुलिस वालों ने इतना मारा कि किसी का हाथ फ्रैक्चर है, किसी का सर को चोट लगी है, किसी के पैर को मार है। अरे मेरे दोस्तों, याद रखो, महाराष्ट्र की अपनी क़यादत को पहचानो, समाजवादी की ताकत को पहचानो। ये अबू आसिम आजमी साहब ऐसे शेर हैं, न सिर्फ स्टेज पे बोल कर जाते हैं, जब वक्त पड़ता है तो मैदान में उतर कर मुसलमानों के साथ में हो जाते हैं। आज आपके जलगांव में कितने मसाइल हैं। जब मैं यहां पर आया, हमारे समाजवादी के कार्यकर्ताओं से, लीडरों से मिला तो सबने बताया कि अक्सर नगर में, मास्टर कॉलोनी में, तामापुरा में, शाहू नगर में, गेंदालाल मिल के पास, उस्मान पार्क में
बागवान महल्ला हो कि इस्लामपुरा हो, कैसे हालात है? क्या पानी की सहूलत है? क्या पानी की सहूलत है? क्या कचरा वक्त पे उठाया जाता है? क्या रोड का, नालों का, नालियों का सही इंतजाम है? क्या ड्रेनेज का सही इंतजाम है? अरे वहां पिछले साल तो कचरा साफ सफाई नहीं होने की बुनियाद पर बागवान महल्ले के 2 नौनिहाल बच्चे डेंगू से मर जाते हैं। अस्पताल का हाल ये है कि जो अस्पताल वहां पर मौजूद है वो कितना खस्ता हाल है, वो आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। और इसके बनिस्बत आप देखेंगे आदर्श नगर है, नवी पेट है, सांवला है, यहां पर तरक्की पे तरक्की, लाइट का सही इंतजाम होता है, पानी का सही इंतजाम होता है, रोड 2-2, 4-4 मरतबा बनती है। और हमारे पास से हमारे महल्लों में इस्लामपुरे की तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं, बागवान महल्ले से बोलने को तैयार नहीं है। अरे जिनको तुमने अपने नुमाइंदे बनाकर ऐवान बल्दिया में भेजा है, क्या तुम उनसे सवाल कर सकते हो कि हमारे ऑटो की भीख की वजह से ऐवान बल्दिया के अंदर रुकनियत तो तुमने हासिल की है, लेकिन उस सुरेश जैन के हिसाब से आप चलते हो। ये सुरेश जैन कौन है मेरे भाई? अपने आप को नकाब डालकर मुसलमानों के सामने सेकुलरिज्म का लुबादा उड़ता है, लेकिन असलियत में शिवसेना का है। क्या मैं गलत कह रहा हूं? क्या मेरी बात गलत है? सिर्फ 2 लोग उससे फायदा उठाते हैं। वो कौन लोग हैं आप भी जानते हैं। कोई सुरेश जैन नहीं, कोई आघाड़ी नहीं, कोई शिवसेना नहीं, कोई बीजेपी नहीं। वो 2 लोगों का शायद सबको नाम मालूम है ना? अब उनके बहकावे में मत आओ, अब उनके बहकावे में मत आओ। अरे मुसलमानों, जलगांव के गय्यूर मुसलमानों, आपके पास एक लीडरशिप है, आपके पास एक क़यादत है, आपके पास आपकी पार्टी है। आपको मालूम मेरे भाई, कई सालों से जब आसिम भाई वहां के गोवंडी के कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत कर नहीं आए थे, हल्के से नहीं आए थे, वहां पर डंपिंग यार्ड था, खस्ता हाल था, पानी की शिकायत थी। और पानी की शिकायत कैसी थी गोवंडी में कि हमारी माँ बहनें पानी दूर दराज से भर कर लाती तो पूरा निवास गीला हो जाता, और वहां पे पानी माफिया भी काम कर रहा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आसिम भाई गोवंडी से जीत कर आते हैं तो सबसे पहले कोई काम किया है तो वहां के पानी के मसले को हल किया है, और हर जगह हर घर में पानी ही पानी है मौजूद। खबरस्तान का गोवंडी में बहुत बड़ा मसला था, दूर दराज ले आकर लोगों को तदफीन करना पड़ता था। कांग्रेस की भी हुकूमत थी, कांग्रेस का भी एमएलए था, लेकिन उसको तौफीक नहीं हुई कि कोई खबरस्तान मुसलमानों के लिए अलग कराते, असेंबली के अंदर आवाज उठाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये अबू आसिम आज़मी साहब की क़यादत है कि रफीक नगर में वहां पर आज सबसे बड़ा खबरस्तान अगर मुसलमानों का मौजूद है तो इसकी वजह भी अबू आसिम आज़मी साहब। तालीमी मैदान में आसिम साहब ने अगर कोई काम किया है तो सुनो, यहां के कांग्रेस के सरखरीद गुलामों, राष्ट्रवादी के गुलामों, तीसरी आघाड़ी की जय जयकार करने वाले, सुनो कि गोवंडी के अंदर 3 स्कूल का ख्याम
अबू आसिम आज़मी साहब ने किया है। 25 करोड़ की लागत से एक स्कूल तैयार होता है और उसके बाद में उन बच्चों को तालीम देने के लिए जब मसाफत दूर की थी तो बसों का बीएमसी के जरिए से फ्री इंतजाम करवाया। यह अबू आसिम आज़मी साहब का काम, ये काम है मेरे भाई। याद रखो मुसलमानों, हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क है और जमहूरियत के अंदर उसी की सुनी जाती है जिसके पास सियासी ताकत और कुव्वत हो। एक कुव्वत को पैदा करो, एक ताकत को पैदा करो, एक मुखलसाना लीडरशिप के साथ जाओ, ताकत दो और देखो तुम्हारे काम रुकते हैं कि नहीं रुकते हैं। याद रखो, चाहे हम ऐसे कितने ही जलसों को भर लें, लेकिन जब वोट का वक्त आता है गलत बटन दबाते हैं, फिर 5 बरस तक ये सोचते हैं कि काश हमने इसको वोट नहीं देना था, उसको देते तो अच्छा था। क्योंकि हमारे तबाही और बर्बादी के ख़वानीन इन रोडों पे नहीं बनते, बल्कि ऐवान बल्दिया में बनते हैं, ऐवान असेंबली में बनते हैं, ऐवान पार्लियामेंट में बनते हैं। और इन ऐवानों में हमारे अपने हमदर्द नुमाइंदों को भेजना वक्त का तकाज़ा है। आज हिंदुस्तान की कटवा जैसा वाक़या होता है, कभी हमारे बच्चों के साथ ज़िना बिल जबर होता है, तो कभी आसिफा जैसा वाक़या होता है, तो कभी मुंबई में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की लाइब्रेरी को दिन के उजालों में चोरों की तरह से घुसकर फडणवीस की हुकूमत तोड़ देती है, तो कभी संविधान को बदलने की बात होती है, तो कभी हमारे खान पान पे गिरफ्त और पकड़ की जा रही है, तो कभी हरियाणा में मुसलमानों की अपनी औकाफी जायदाद पर नमाज से रोका जा रहा है, तो कभी संविधान को बदलने की बात की जा रही है, तो कभी हिंदुत्व के हामी इस देश में पूरा भगवे को लहराने की बात करते हैं। इन हालात में हम तमाम की जिम्मेदारी है, चाहे दलित हो के मुसलमान हो, कि ओबीसी हो के सिख हो के ईसाई हो, हम बचने वाले नहीं हैं। हमको मुत्तहिदा तौर पर सेकुलर ताकतों का साथ देना, सेकुलरिज्म को मजबूत करना होगा। क्योंकि आज नरेंद्र मोदी की बीजेपी की हुकूमत अपने मगरूरियत के अंदर तकब्बुर में इतना चूर चूर हो चुकी है कि ना वो अट्रॉसिटी का ख्याल रखती है, न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान का ख्याल रखती है, न शरीयत का ख्याल रखती है, ना कि फिर मुसलमानों और दलितों पर रहम करती है। अरे इस मुल्क में एक दिन ऐसा भी आया कि सुप्रीम कोर्ट के 4 रिटायर्ड जज को बैठकर अवाम के सामने, प्रेस के सामने ये कहना पड़ा कि यह मुल्क कहा जा रहा है, यह वही मुल्क है जिस मुल्क को सोने की चिड़िया करार दी जाती थी, यह वही मुल्क है जिसको गंगा जमनी तहजीब का कहवारा कहा जाता था, यह वही मुल्क है जहां पर हिंदू और मुसलमान मिलकर रहते थे, यह वही मुल्क है जिसमें सबसे पहले आजादी की मुहिम में अगर किसी ने हिस्सा लिया तो हमारे उलमा इकराम ने लिया। रेशमी रुमाल की तहरीक को छेड़ने वाले हम, काले पानी की सदाओं को काटने वाले हम, दिल्ली से लेकर मौजूदा पाकिस्तान के पेशावर तक, दिल्ली से लेकर मीरठ के जितने रास्ते में दरख्त है, उन दरख्तों पर हमारे उलमा इकराम की लाशों को लटका दिया गया। और वो लाशें इस बात की गवाही दे रही थी कि हमें इस मुल्क को आजाद कराना है, या अंग्रेजों की गुलामी से आजाद कराना है। लेकिन मेरे जलगांव के प्यारे मुसलमानों, मुल्क आजाद होता है और इस आजादी के बाद में अगर मुसलमानों को कुछ इनाम मिलता है तो क्या मिलता है? छोटे तो हाथ नहीं उठाएंगे। टाटा जैसा कानून हमको मिला, पोटा जैसा कानून हमको मिला, मीसा जैसा कानून हमको मिला, यूएपीए जैसा कानून हमको मिला। सत्तर कमेटी की रिपोर्ट्स बताती है कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा पिछड़ा हुआ अगर कोई है तो मुसलमान। सत्तर कमेटी की सिफारिशात बताती है कि इस मुल्क में
सबसे ज्यादा अगर कच्चे मकान किसी के है तो मुसलमानों के, सबसे ज्यादा जेलों में अगर कोई है तो मुसलमान, सबसे ज्यादा बेरोजगार जिनको सरकारी नौकरियों में हिस्सा नहीं मिलता मुसलमान है। ये है मेरे भाई रेशमी रुमाल की तहरीक को छोड़ने का सिला ये मिला, काले पानी की सजाओं को काटने का सिला ये मिला, अपने आप को हमारे उलमा ने शहीद किया उसका सिला ये मिला। और वो लोग जो मुखबरी किया कर रहे थे, वो लोग जो अंग्रेजों की चापलूसी किया कर रहे थे, और वो लोग जो अंग्रेजों की जूतियां सीधी कर रहे थे, आज इस मुल्क के आला अहदों पर फायज। आप बतलाइए, क्या ये नाइंसाफी नहीं तो और क्या है? अगर इंसाफ होता तो हमें भी नौकरियों में हिस्सेदार बनाया जाता, अगर इंसाफ होता तो हमारे बच्चे भी IPS बनते, अगर इंसाफ होता तो हमारे बच्चे भी डॉक्टर बनते, अगर इंसाफ होता तो हम भी खुशहाल जिंदगी अपनाए वतन की तरह गुजारते मेरे भाई। लेकिन अफसोस है कि आज कांग्रेस की हुकूमत हो कि बीजेपी की हुकूमत हो, हर एक ने हमें नजरअंदाज किया। लेकिन ये वक्त हमको रूठ कर या मायूस होकर या नाउम्मीद होकर खामोश बैठना नहीं है, बल्कि हमको उठना होगा, हमको खड़े रहना होगा। इन जालिम ताकतों के खिलाफ में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो हमको हथियार दिया है, उस हथियार का इस्तेमाल करना। और यही तो हथियार है जमहूरियत में, यही तो वोटों की ताकत होती है कि एक चाय वाला भी इस मुल्क का सुल्तान बना नहीं बना, एक चाय वाला भी इस मुल्क का सुल्तान बना, प्राइम मिनिस्टर बना। और आज भारतीय जनता पार्टी बड़ी मगरूर हुकूमत और तकब्बुर में चूर चूर कैसा भी तोड़ जोड़ करके हुकूमत बना रही है, कई राज्यों में बना रही है तो मरकज में भी इनकी हुकूमत। लेकिन ऐ फिरका परस्तों, ऐ संघ परिवार वालों, ऐ भारतीय जनता पार्टी के लोगों, ऐ हिंदुत्व के हामियों, ऐ बजरंग दल शिवसेना वालों, ये ना बोलो कि हिंदुस्तान की अवाम ने 31% वोट बीजेपी के खाते में डाला है, 69% वोट बटे हैं, तब जाकर सत्ता में बीजेपी आई। 69%, 70% वोट बीजेपी के खिलाफ में। तो इससे पता यह चलता है कि इस मुल्क का इंसाफ पसंद हिंदू हो, कि इस मुल्क का इंसाफ पसंद मुसलमान हो, कि इस मुल्क का इंसाफ पसंद सिख हो कि क्रिश्चियन हो, ये कभी नहीं चाहता कि मुल्क फिरका परस्ती के खत्ते चढ़े। आज हमको मेरे भाई जलगांव की आवाम को सोचना होगा कि हम किधर जाएं। अपनी ताकत को पहचानो, अपनी सियासी मुस्तकबिल को पहचानो। ये साजिद भाई का ताल्लुक किसी सियासी घराने से नहीं है, लेकिन क्या वजह है कि साजिद भाई, ये एडवोकेट साहब, यहाँ के मुकामी समाजवादी के हमारे लीडर खुद के जेब का पैसा लगाकर जलगांव में जहां जहां सड़क खराब होती है, अपने जाती पैसे से जाकर उस सड़क की मरम्मत करवाते हैं, बनवाते। कौन करता है? अरे सियासत में तो सब लूटमलाट के लिए आते हैं, लेकिन ये साजिद अहमद साहब, उनकी टीम किस तरीके से काम कर रही है, कैसे काम कर रही है। अल्हम्दुलिल्लाह साजिद भाई, मेरा दावा है इंशाअल्लाह ताला ये जलगांव की अवाम आने वाले बल्दियाती इलेक्शन में समाजवादी को, साजिद भाई को, अबू आसिम आजमी साहब को मायूस नहीं करेगी। इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी आएगा कि यहाँ का मेयर इंशाअल्लाह ताला कौन बनेगा, इसके लिए अबू आसिम आजमी साहब और साजिद भाई के दरवाजे पर खटखट देगा। लेकिन बशर्त ये कि हम
मुत्तहदा तौर पर अपनी सियासत को पहचाने, अपनी क़ियादत को पहचाने। मुल्तानी हॉस्पिटल का क्या हाल है? मुल्तानी हॉस्पिटल का क्या हाल है? अगर नगर पालिका आम वालों पर, आम के व्यापारियों पर इतना जुल्म कर रही है तो सुन लो बल्दिया के हुक्कामों, सुन लो और बल्दिया के कमिश्नर के आम वालों पर उतनी तवज्जो देने के बजाय अगर मुल्तानी हॉस्पिटल पे, यहाँ की साफ सफाई पे, या फिर जो रास्ता हर हफ्ते यहाँ पर एक्सीडेंट होता है, अगर उस पे ध्यान देते तो शायद शहर की अवाम तुमको लाकर गुलपोशी से नवाजती। वजूद उसके तुम आम वालों के कारोबार पे बार बार जाकर डाका डालो। ये गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है? ये गलत है, नहीं है? इसके लिए मेरे भाई, हम सबको साजिद भाई का साथ देना होगा, हम सबको अपनी क़ियादत का साथ देना होगा, हम सबको आने वाले दिनों में समाजवादी का साथ देना होगा। और आखिर में मैं तमाम से ही कहूंगा कि यहाँ पर जितने अहबाब हैं और जहां तक मेरी आवाज जा रही है, उन सब से एक बार मैं गुजारिश करता हूं कि साजिद भाई जैसे मुखलिस लोगों का साथ दो। अब हाशिम आजमी साहब की ताकत बनो, ऐवान बल्दिया में अपने नुमाइंदों को भेजो, छोड़ो तीसरी चौथी पांचवी आघाड़ी को छोड़ो। चंद लोग फायदा उठा रहे हैं, अब वह हालात को बदलने का है, बदलो मेरे भाई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सोने के मशहूर व मारूफ ताजिर सैयद मोहसिन सुनार के यहाँ शादी ब्याह और दीगर तकारीब के लिए सोने के जेवरात जैसे अरबी डिजाइन के लॉन्ग हार, नेकलेस, गलसर, रानी हार व दीगर दस्तियाब हैं सिर्फ और सिर्फ आतिफ ज्वेलर्स के पास। हमारा पता है हजरत पीरपुरा नगर, नांदेड़। नांदेड़ उर्दू न्यूज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आपको कैसी लगती है कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब ज़रूर करें।